डियर स्टूडेंट्स, कल की हमने क्लास में जो है पढ़ा था कि एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या क्या है। आज इसको हम अंतिम रूप में जो लास्ट समस्या है उसको हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं या हम कह सकते हैं कार्य। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में जो तीसरी समस्या पढ़ी थी वो थी उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इस समस्या को हम वापस रिपीट करते हैं, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो कल हमने बात की थी कि उत्पादन का जो प्रयोग है वो दो वर्ग करते हैं, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। तो धनी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन वर्ग के उत्पादन के लिए किया जाए, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से ये निर्णय लिया जाता है कि भी उत्पादन किस वर्ग के लिए किया जाए। ठीक है, तो हमने ओ एक्स अक्ष पर लिया था धनी वर्ग और ओ वाई अक्ष पर हमने लिया था निर्धन वर्ग। तो हमने बात की थी कि अगर ए संयोग को चुनता है, इसका मतलब निर्धन वर्ग के लिए अधिक वस्तुएं बनेगी। निर्धन वर्ग जो है आम जो जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, गेहूँ चावल है, गेहूँ है, दूध है, तो उनका उत्पादन किया जाए, या फिर धनी वर्ग के लिए जो काम आने वाली वस्तुएं हैं जैसे कार है, एयर कंडीशन है, कूलर है, तो इन चीज़ों का उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो ए संयोग को चुने, बी को चुने, सी को चुने, डी को चुने या फिर ई को चुने। अगर ई संयोग को चुनती है तो धनी वर्ग के लिए अधिक वस्तुएं यानी कारें, उस एरिया में कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, इन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होगा, एयर कंडीशनर, इन चीज़ों का। लेकिन अगर वो ए वर्ग को चुनती है तो इसका मतलब निर्धन वर्ग के काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जिसे आवश्यक वस्तु कह सकते हैं, जीवन रक्षक वस्तुएं कह सकते हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा। सी संयोग को चुनती है तो इसका मतलब दोनों धनी और निर्धन वर्ग, यानी वहाँ कारें भी बनेगी तो गेहूँ चावल और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भी उत्पादन बराबर होगा। ठीक है, तो इसका समाधान हमने पढ़ा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका समाधान कैसे करती है। तो हमने बात की थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ के लिए कार्य करती है, इसलिए अगर कारों के उत्पादन से उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो निर्धन वर्ग के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, गेहूं है, चावल है, इनका कम उत्पादन करेगी, यानी कृषि क्षेत्र में कम ध्यान देगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कारें, मोटरसाइकिलें या इन क्षेत्रों को वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेगी। ठीक है, तो अधिक लाभ अगर कारें बनाने से हो रहा है तो वो कारों का उत्पादन अधिक करेगी। इसके अलावा दूसरी हमने पढ़ी थी, समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था है तो वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगी, क्योंकि अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख के उत्पादन करेगी, इसलिए वो आवश्यक वस्तुओं को, यानी गुड़, गेहूँ है, चावल है, दूध है, या जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो आम व्यक्तियों के जीवन की जो जरूरी चीज़ें हैं, उनका उत्पादन अधिक किया जाएगा, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे जुड़ा हुआ होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो जो निजी क्षेत्र में है वो अधिकतम लाभ के लिए क्या करेगी, वही है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगी, जैसे कारें, एयर कंडीशनर, इन चीज़ों का उत्पादन अधिक करेगी, क्योंकि उनसे लाभ उनको अधिक होता है। और अगर जो सामाजिक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है, यानी जो कहते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, वो उन वस्तुओं का उत्पादन करेगी जो आम जन की चीज़ें हैं, जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने वाली वस्तुएं बनाएगी। ठीक है, और उनका वितरण करवाएगी, साथ में वितरण भी करवाएगी। वितरण कैसे कि सबको समान रूप से मिले, 10 किलो गेहूँ है तो सबको समान राशन की दुकानों के माध्यम से, या जो शक्कर है, केरोसिन है, इनका वितरण भी करवाएगी साथ में। ठीक है, तो न केवल उत्पादन करेगी आवश्यक वस्तुओं का, जो आम लोगों की जीवन की चीज़ें हैं, काम आने वाली चीज़ें हैं, उनका उत्पादन करेगी, बल्कि उनका वितरण भी करवाएगी। तो ये तीसरी समस्या हो गई। अब हम पढ़ते हैं अगली जो समस्याएं हैं। ये मुख्य समस्याएं जो एक अर्थव्यवस्था के सामने तीन आती है कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, दूसरी समस्या कैसे मतलब कौन सी रीति से किया जाए, पूंजीगहन तकनीक से किया जाए या श्रम गहन से किया जाए, और तीसरी जो समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कौन से वर्ग के लिए, धनी वर्ग के लिए किए या निर्धन वर्ग के लिए करें। ठीक है, तो ये तीन मुख्य समस्याएं होती है। इसके अलावा अन्य समस्याएं जो है जिनको हम, ये कम महत्वपूर्ण होती है लेकिन होती ज़रूर है। तो अन्य समस्याओं में
कुछ और समस्याएं अर्थव्यवस्था के सामने जो है आती है। कौन सी समस्याएं? जैसे हम कहते हैं पहले, ये समस्याएं है तो महत्वपूर्ण, लेकिन जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी जो ऊपर की 3 समस्याएं हैं। ठीक है, तो अगर चौथी समस्या हम देखें तो चौथी अन्य समस्याओं में पहली समस्या है उत्पादन के साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। पूर्ण उपयोग की समस्या। अब देखिए, उत्पादन के साधन, अगले चैप्टर में जब उत्पत्ति के जो नियम पढ़ेंगे तब उत्पादन के 5 साधन होते हैं। उत्पादन के साधन जो हैं कितने होते हैं? 5। ये 5 साधन कौन से हैं जिनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता? नंबर 1 भूमि, नंबर 2 पूंजी, नंबर 3 श्रम, नंबर 4 साहस और नंबर 5 प्रबंध। उत्पादन के 5 साधन कहलाते हैं, महत्वपूर्ण साधन है। इन 5 के बिना उत्पादन संभव नहीं होता। अर्थशास्त्र में साहस और प्रबंध अलग अलग होता है। ठीक है, तो बिना भूमि के उत्पादन संभव नहीं है, बिना पूंजी के यानी रुपए बिना पूंजी के संभव नहीं है। श्रमिकों के बिना उत्पादन संभव नहीं है। और साहस या जो धन व्यय करता है, जो रिस्क लेता है लाभ हानि के लिए जो है पैसा लगाता है। और प्रबंध इन सब चारों को, उत्पादन के सभी साधनों को मैनेज करके और फिर जो है उत्पादन क्रिया करता है। तो इन 5 साधनों के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। तो अर्थव्यवस्था की जो चौथी जो प्रमुख समस्याओं में से आती है वो है उत्पादन के जो 5 साधन हैं उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई साधन बेकार तो नहीं है। जैसे किसी देश के पास, भारत जैसे देश के पास श्रम की अधिकता है, श्रमिक खूब है, एक व्यक्ति मांगेंगे तो आपको 200 मिलेंगे। ठीक है, या श्रम की अधिकता है लेकिन कमी किसकी है? पूंजी की कमी है, जिसकी वजह से उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है, अन्य देशों में, पाश्चात्य देशों में, अमेरिका, जापान, इन देशों में पूंजी की अधिकता है लेकिन कमी किसकी है? श्रम की। तो यहाँ से श्रमिक जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उत्पादन के 5 साधनों का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई साधन बेकार तो नहीं है। तो ये अर्थव्यवस्था के चौथी समस्या को हम कह सकते हैं में शामिल होती है कि उत्पादन के सभी साधनों का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं। श्रमिक हैं तो कोई श्रमिक बेरोजगार तो नहीं, बेकार तो नहीं बैठा। पूंजी है तो पूंजी का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पूंजी का उपयोग बिना श्रम के नहीं हो सकता, तो कोई श्रमिक बेकार तो नहीं है। इसे हम रोजगार की समस्या भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साधनों का पूरा नहीं उपयोग, अगर श्रम का उपयोग नहीं होगा तो श्रमिक बेकार रहेगा, बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथी समस्या अर्थव्यवस्था के सामने आ रही है। भारत जैसे देश के पास श्रम की अधिकता है, इसलिए श्रम की अधिकता और पूंजी की कमी है, इसलिए क्या होता है? श्रमिक बेकार बैठे हैं, बेरोजगार हैं। इतने उद्योगों की संख्या नहीं है जितना सभी लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पर बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अन्य देशों में, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या जो अन्य देश जहाँ पर पूंजी की अधिकता है लेकिन श्रमिकों की कमी है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं पूंजी का जो साधन है वो बेकार पड़ा है, श्रम की कमी है। श्रम वहाँ, तो यहाँ से जो श्रमिक वहाँ जाते हैं और उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की जो चौथी समस्या आती है वो है कि उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या कोई साधन बेकार या बेरोजगार तो नहीं है? क्या कोई साधन अनुपयोगी तो नहीं है? उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये अर्थव्यवस्था की चौथी समस्या आती है। ठीक है, इस समस्या को हम रोजगार की समस्या भी कह सकते हैं। इस समस्या को हम रोजगार की समस्या भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई साधन उपयोग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो बेरोजगार है। और भारत जैसे देश में बेरोजगारी की दर इसीलिए अधिक है क्योंकि श्रम की अधिकता है और पूंजी की कमी। तो हमें पता है कि ज़मीन के अंदर खूब से खनिज संसाधन पड़े हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उनका पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। श्रमिक की अधिकता है, एक मांगोगे तो आपको 5 मिलेंगे, इसलिए बेरोजगारी की दर जो है उन देशों में ज़्यादा होती है, क्योंकि पूंजी की कमी के कारण और श्रम की अधिकता के कारण साधन बेकार या बेरोजगार रहते हैं। तो ये चौथी समस्या अर्थव्यवस्था की आती है। इसके अंदर अन्य समस्याओं में जो दूसरी समस्या जो हम कह सकते हैं वो भी है तो महत्वपूर्ण, लेकिन इन तीनों की बजाय कम महत्वपूर्ण है। वो है
उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या। अर्थव्यवस्था की ये भी एक समस्या होती है कि उत्पादन क्षमता, जो जितना उत्पादन एक फर्म कर सकती है उतना पूरा उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मांग के अनुसार उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मांग के अनुसार पूर्ति कैसे की जाए। ठीक है, अगर मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, बेकार, या हम कह सकते हैं महंगाई बढ़ेगी। जैसे अगर 10 की मांग है और पूर्ति केवल 8 की हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, जो वस्तु है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो जितनी मांग है उसके अनुसार पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है त्यों त्यों उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होना जरूरी है। तो उतना उत्पादन अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। ठीक है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है फर्म उतना कर रही है या नहीं कर रही है, जितनी मांग बाजार में बढ़ रही है उसके अनुरूप पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको हम, इस समस्या को हम कह सकते हैं उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या। आपके कोर्स में ऊपर की जो 3 समस्याएं हैं वो गहन बड़ी डिटेल से दे रखी है, और बाकी समस्याओं को केवल चर्चा की गई है, केवल नाम दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था की ये भी समस्याएं आ सकती है। तो ये अन्य समस्याओं में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी बाकी समस्याएं, ये 2 जो कम महत्वपूर्ण है। मुख्य समस्याएं 3 ही होती है एक अर्थव्यवस्था की। वैसे अगर इन कैटेगरी वाइज बांटे तो 6-7 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के सामने इन समस्याओं का जो है सामने उपस्थित होती है, और उसका समाधान अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो ये अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न समस्याएं हैं, इसको हम डिटेल से, जो 4 पॉइंट या 3 पॉइंट हम महत्वपूर्ण थे उसको हमने बाय डायग्राम से समझा। बाकी जो कम महत्वपूर्ण है उसको हमने केवल चर्चा की है कि ये समस्या क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो इस फर्स्ट चैप्टर का है उसके बारे में। तो अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं या कार्य जो है वो पूरे हो गए। अब एक जो टॉपिक और है आपके फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा, वो है अवसर लागत की अवधारणा। अवसर लागत की अवधारणा, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत को हम कह सकते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित होते हैं। ठीक है, और उन सीमित साधनों से वह उसे निर्णय लेना पड़ता है कि भाई 2 वस्तुओं में से अगर चयन करना है कि भाई जैसे गेहूं और बंदूक, इनमें से गेहूं का उत्पादन ज़्यादा करे या बंदूक का ज़्यादा करे। अब साधन चूंकि सीमित हैं तो गेहूं का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो बंदूकों का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, या बंदूक का उत्पादन अगर बढ़ाना है, जो हमने डायग्राम से इसको समझा था कि उत्पादन संभावना वक्र यही बताता है हमें क्या, कि अगर हम ये बंदूक है, OX पर हमने बंदूक ली और OY पर हमने क्या लिया, गेहूं या चावल ले लिया, तो हमने समझा था कि A संयोग को चुनती है तो सभी चावल का हो रहा है, बंदूक जी 0 हो रही है। B संयोग में चावल की अधिकता है जबकि बंदूकों की कम है। C संयोग में चावल और बंदूक दोनों का बराबर उत्पादन हो रहा है। ठीक है, D संयोग में क्या हो रहा है कि बंदूक की अधिकता है लेकिन चावल की क्या है, कमी है। और E संयोग में क्या हो रहा है, केवल बंदूकों का उत्पादन हो रहा है, चावल का शून्य हो रहा है। तो अवसर लागत इसी पर निर्भर करती है कि उत्पादन की जो है, किसी एक वस्तु के उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी या उसका त्याग करना पड़ेगा, उसे ही अवसर लागत कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए, जैसे अगर हम कहें इनको ले लें 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो अगर हम बंदूक की चावल की 1 इकाई बढ़ाएं, जैसे 1 इकाई ले रहे हैं तो अपन यहाँ पर ले लिया 1, 2, 3, 4। अगर बंदूक की जो चावल की 1 इकाई से अगर 2 इकाई करें
ठीक है, यानी इसका उत्पादन बढ़ाएं तो इसका क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे अगर चावल की हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक इकाई कितना हो रहा है, चावल की एक इकाई है, तो इसका बंदूक की कितनी इकाइयाँ हैं, 3 इकाइयाँ हैं। ठीक है, अगर हम चावल की एक इकाई अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, 1 से 2 इकाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंदूक का उत्पादन 3 से घटा करके क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, एक इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए, चावल की एक इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए जो है बंदूक की इकाइयों को कम करना पड़ेगा, तो इसे ही अवसर लागत कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा के रूप में डायग्राम नहीं बनाना है आपको, परिभाषा के रूप में इतना अवसर लागत का इतना याद रखना है कि किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर एक वस्तु की अधिक मात्रा, चावल की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए बंदूक की एक इकाई को में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। या जैसे अगर इसको हम कहते हैं कि बंदूक की एक इकाई प्राप्त करने के लिए तो इसकी 3 इकाइयाँ प्राप्त हो रही है चावल की, अब अगर बंदूक की 1 से 2 इकाई प्राप्त अधिक बढ़ानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से 2 करना पड़ेगा, तब जाकर के उत्पादन होगा। ठीक है, तो यही अवसर लागत हो गई। अवसर लागत मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया था। अवसर लागत की अवधारणा क्या है कि किसी एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है, दूसरी वस्तु को जो त्याग करना पड़ता है वही क्या करना पड़ेगा, वही उसे ही क्या कहेंगे, उसकी अवसर लागत। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये चावल गेहूं का बंदूक का उदाहरण ले लिया कि चावल की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए अगर एक से दूसरी इकाई प्राप्त कर रहे हैं तो चावल की एक इकाई प्राप्त करते हैं तब बंदूक की 3 इकाइयाँ प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब चावल की एक से दूसरी इकाई प्राप्त करना चाहें, पहली से दूसरी चावल की एक इकाई को बढ़ाएं, तब बंदूक की एक इकाई को क्या करना पड़ेगा, कम 3 से 2 करना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। तो त्यागी गई मात्रा ही क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत। क्लियर है, अर्थात अवसर लागत का अर्थ होता है कि किसी एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा ही उसकी अवसर लागत कहलाती है। आगे ये टॉपिक फिर भी है, फिर आगे और भी है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा। ठीक है, इसमें हमने अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ा था, उसके बाद अर्थशास्त्र की प्रकृति पढ़ी थी, और फिर हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं या एक अर्थव्यवस्था की क्या समस्याएं आती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू।